Hi, this is Freewheeling with Anamika from Rolling Pumpkin Productions. डिस्कस करने वाले हैं यूएस एड के बारे में संक्रांत सानू जी के साथ, जिसमें हम प्रॉपर्ली इसे डाइसेक्ट करेंगे। नमस्ते संक्रांत जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, सुनाइए। हाँ, तो आज हम यूएस एड के बारे में बात करेंगे एंड आई सॉ द विजुअल्स में व्हेन दे आर आस्क्ड टू पैक अप देयर बैग्स। अच्छा, तो जितना मैंने यूएस एड के बारे में पढ़ा, ये 1960s में रोल आउट हुआ था जेएफके के टाइम पे। तो इसका मोटिव ये था कि ये एक तरह से फॉरेन एड को भी बूस्ट करेगा, डेवलपमेंटल वर्क को बूस्ट करेगा और साथ में सोवियट्स को चेक में भी रखेगा। तो आपने चैरिटी को स्ट्रैटेजी के साथ मिक्सअप कर दिया एंड इस वे में यूएस अपने मसल्स को फ्लेक्स करेगा। बट कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया 90s में, तो फिर क्यों ये कंटिन्यू होता रहा? और थोड़ा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताइएगा। सी क्या होता है कि एक बारी जो कंटिन्यू कर होता रहा, उसका तो बहुत सीधा सवाल है कि एक बारी ब्यूरोक्रेसी शुरू हो जाए, एक बारी एंटाइटलमेंट प्रोग्राम शुरू हो जाए, तो वो हमेशा बढ़ते ही हैं, कभी घटते नहीं हैं। और दूसरी बात क्या हुई कि एक क्लिंटन के टाइम, ओबामा के टाइम एक ग्लोबलिस्ट टाइप का पूरा एजेंडा और अलायंस बन गया, जिसमें उन्होंने एक बहुत मजेदार बात है, हिलरी क्लिंटन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया आई एक बार। आई थिंक उसकी डेट एग्जैक्ट देखनी पड़ेगी जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उस टाइम पे। और दिस इज ड्यूरिंग द ओबामा टाइम। तो यूएस इंडिया आई और इंडिया में उसने किसी स्टेट ऑफिशियल से नहीं मिली, वो सिर्फ एनजीओ से आके मिली। तब मुझे बहुत सरप्राइज लगा कि ये फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया में आ रही है। बेसिकली आप इट्स लाइक जयशंकर यूएस जाए, ठीक है, हम्म। लेकिन हम्म। वहां पे यूएस में वो किसी यूएस गवर्नमेंट से ना मिले, सिलेक्टेड एनजीओ से मिले, टेक्सास में जाके मिले, यहाँ मिले, और वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं, एनजीओ से। हम्म। तो हुआ क्या कि दिस होल एनजीओ इकोसिस्टम became a part of यूएस स्टेट स्ट्रैटेजी। कि आपने एक दो टाइप के इन्फ्लुएंस है, या तो आप नेगोशिएशन करके कुछ ले लो किसी सरकार से, इंडिया यूएस की गवर्नमेंट में नेगोशिएशन हो रहा है, ये ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, और आपको अगर उसके बाहर दबाव डालना है, एक तो मिलिट्री फोर्स से होता है दबाव, और दूसरा इकोनॉमिक फोर्स से होता है दबाव, और तीसरा इन्होंने नया सिस्टम बनाया कि एनजीओ को हम एक्टिविज्म की तरह यूज करेंगे। यानी कि हमको आपको पता है वो स्टरलाइट कंपनी थी, उसका उन्होंने प्लांट बंद करवाया, कुछ और वो किया, माइंस के ऊपर किया। तो जहां जहां वो करना चाह रहे थे इंटरवीन, वहां पे वो ये एनजीओ को फंड करके करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सिस्टम इतना बड़ा हो गया, $50 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट होता है। तो $50 बिलियन आप दे रहे हो, 40,000 करोड़ रुपए दे रहे हो। आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 50 बिलियन लगभग उतना ही है, 40-45 हजार ओवर अ करोड़ पीरियड ऑफ ओवर एवरी ईयर। एवरी ईयर? ओके। एवरी ईयर, या ओके, दैट ओके, इज द ओके। बजट। और इतना बड़ा आप अमाउंट दे रहे हो, तो उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं उस अमाउंट में। तो हुआ क्या कि हुँ, एक पूरा ग्लोबल लेफ्ट सिस्टम बना। उस ग्लोबल लेफ्ट सिस्टम में अपने ही जो इकोसिस्टम के लोग थे, उनको ये पैसा देते थे। उन वो पैसा भी किसी रेसिपिएंट के पास आगे पहुंचता था, नहीं पहुंचता, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और मॉनिटरिंग, आपने बड़ा अच्छा सा प्लाकार्ड लगा लिया कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, जाके कुछ रिपोर्ट्स दे दी, कुछ ग्लॉसी वो कर दिया, ठीक है, एक आध साइट विजिट भी हो गई, लेकिन फाइनली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट। और दूसरी बात है, आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप अपने बंधुओं को पैसा दे रहे हो, अपने कॉमरेड्स को पैसा दे रहे हो, और वो पैसा आपको किसी ना किसी तरह किकबैक में भी मिल रहा है। जैसे हेटी में इतना सारा इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड दैट दे slated for Haiti never went to Haiti. हेटी हुँ, को तो कुछ मिला ही नहीं। उसी को क्लिंटन फाउंडेशन, इसके अंदर उसमें तो अपनी फाउंडेशन है, उसमें आप फाउंडेशन में खुद ही अपने लोगों को ऑफिसर्स बना देते हो। मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर टेकिंग फॉर डूइंग नो वर्क एवरी ईयर। हुँ, जस्ट मैं ट्रेजरर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऑल बस टाइटल, जस्ट टाइटल, एंड यू आर गेटिंग करोड़
every year in your pocket, you know. Hmm. So it becomes this whole system of firstly influence peddling and then outright corruption. And ironically, a system that was initially meant to find communism actually started supporting communists in many places, because Hmm. because if you want to undermine a society, the communists are a very useful idiots, you know. They are a Hmm. very useful tool कि अगर आपको इंडिया को तबाह करना है तो आप उस टाइप की फंडिंग दो, फैमिली सिस्टम को तबाह करना है तो एक प्रकार के ग्रुप्स को करो, कुछ फेमिनिस्ट ग्रुप्स को करो। सबरीमाला, you'll be very surprised, ये सबरीमाला का जो एजिटेशन हुआ इतना बड़ा, वो एनजीओ रंजना कुमारी चलाती है, ठीक है। Hmm. उसमें यूएस एड का स्पेसिफिक डायरेक्ट फंडिंग नहीं है, लेकिन एनजीओ इकोसिस्टम की अभी बात कर रहा हूँ, रंजना कुमारी चलाती है। रंजना कुमारी रोज टीवी पे आती थी कि सबरीमाला में राइट टू प्रे होना चाहिए हिंदू वुमेन का, है ना, कितनी ज्यादती हो रही है, ऑप्रेसिव पेट्रियार्कल सिस्टम है। रंजना कुमारी का पूरा बैंक रोल चर्च फंडिंग कर रहा है उसकी, मैंने उसके ऊपर पूरा ट्वीट थ्रेड किया। तो Hmm. एनजीओ का है, एनजीओ की फंडिंग हो रही है यूरोपियन चर्च से, यूएस चर्च से, ठीक है। वो फंडिंग हो रही है, और वो कभी चर्च फंड करेगा कि हिंदू वुमेन का राइट टू प्रे हो टेंपल में? आर दे इंटरेस्टेड? वो तो वैसी सैटेनिक मानते हैं, वैसी मानते हैं कि ये शैतान का घर है, ठीक है। Hmm. उनको कोई इंटरेस्ट है कि हिंदू वुमेन जाके प्रे करें? उनका कोई Exactly. इंटरेस्ट नहीं है, Hmm. है ना। उनका सिर्फ इंटरेस्ट है कि एक ट्रेडिशन चल रहा है, उस ट्रेडिशन को तोड़ना कैसे है, उसको हमको अंडरमाइन कैसे करना है ना। और Hmm. उसके लिए कभी यहाँ पे किसी वीगन ग्रुप को फंड करेंगे कि देखो हिंदू फेस्टिवल में कितना अत्याचार हो रहा है, ठीक है। वही वही वीगन ग्रुप ईद के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो हिंदू फेस्टिवल में देखो एलिफेंट्स यूज हो रहे हैं, कितना अत्याचार होता है, बेचारे एलिफेंट्स, यू नो, वो आप Hmm. प्रोसेशन में लेकर जाते हो। बफलो रेस हो रही है, कितना अत्याचार हो रहा है। और वही जो एनजीओ हैं, कहीं फेमिनिज्म का झंडा खड़ा करेंगे, कहीं दलित का झंडा खड़ा करेंगे, कहीं ये एनिमल राइट्स का। लेकिन आइडिया क्या है कि आपने सोसाइटी को अंडरमाइन करना है, आपने अपने काबू में लेना है। तो वही एजेंडा यूएसए अलग अलग तरह से फैला रहा था, जैसे नेपाल में फंडिंग कर रहा है एथियज्म बढ़ाने के लिए। अब ये Hmm. यूएसएड का क्या हम इंटरेस्ट है कि एथियज्म में हम जाए? इस पे आते हैं। अभी देखिए, जैसे आपने बोला, एक बार जब पैसा खर्च होना शुरू होता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो इस चीज को रोक रहे हैं? वो भी इसका पार्ट बन सकते थे। नहीं, पार्ट बन सकते थे। पहली बात तो क्या है कि इलॉन मस्क को मुझे नहीं लगता कि इस तरह से एनजीओ के थ्रू पैसा कमाने की इतनी मोटिवेशन है, हाँ। हम्म। क्योंकि हम्म। इफ समबडी इज वर्थ 300-400 बिलियन, उसको 10-20-50 मिलियन मिल भी जाएंगे, उसके लिए हमारे लिए ऐसा है कि 10 रुपए का नोट मिल गया, 20 रुपए का नोट मिल गया, है ना। हम्म। तो हम्म। बिकेगा भी, वो तो बड़े चीज के लिए बिकेगा, और वो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए करेगा, राइट। हम्म। तो 50 बिलियन अगर वो बंद करता है तो उसकी जेब में तो वो जाने नहीं वाला। तो उसका तो सिंपल ये इंटरेस्ट है कि किस तरह से सरकार एफिशिएंट हो और बेकार की चीजें बंद हो। ट्रंप का और इलॉन दोनों का इंटरेस्ट ये भी है कि बहुत सारा, जैसे यूएसए जर्नलिस्ट को बहुत पैसा दे रहा था, हम्म। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो इंडिया को भी टारगेट कर रहे थे, पूरे पूरे उन ग्रुप्स को यूरोप में पैसा दे रहा था। बल्कि वो उसके एक्सपोजे आया था उससे पहले, बल्कि यूएसएड से पहले ये एक्सपोजे आया कि ये जर्नलिस्ट ग्रुप है, इसको ये टारगेट कर रहा है। राहुल गांधी फिर उस जर्नलिस्ट ग्रुप का मटेरियल लेकर गवर्नमेंट को टारगेट करता है। बाद में पता लगा हम्म। वो जर्नलिस्ट ग्रुप पूरा यूएसएड का। और द यूएसएड, माइक बेंज है एक एक्स के ऊपर काफी एक्टिव, वो कहता है फाइनली जो हम बाहर करने जा रहे थे अंडरमाइन गवर्नमेंट्स को, रिजीम चेंज ऑपरेशन करना, अंडरमाइन करना, और सब लेबल हमारे क्या, हम तो ह्यूमन राइट्स के लिए हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए हैं, हम ये हैं। हम्म। जबकि आप पूरी हम्म। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को जाके अंडरमाइन कर रहे हो, क्योंकि आपका एजेंडा चल रहा है। सिविल सोसाइटी, हम्म। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है कि जो समाज है, ठीक है। हम्म। ये बताओ कि अगर सिविल सोसाइटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको बाहर से फंडिंग क्यों चाहिए? समाज अगर अपने हम्म। आप में कोई परिवर्तन लाना चाहिए तो समाज से ही पैसे इकट्ठे होने चाहिए। अमेरिका को यहाँ की सिविल सोसाइटी में करना उतना ही अबसर्ड है जैसे कहे कि भाई चाइना ब्लैक लाइव्स मैटर को फंड कर रहा है। जैसे चाइना को बहुत सहानुभूति होगी ब्लैक लाइव से, अमेरिका में कोई सहानुभूति नहीं है, ठीक है, हम्म। सिर्फ एजेंडा है।
सिमिलरली जब ये लोग दलित ग्रुप्स को फंड कर रहे हैं, ये नहीं कि वो बड़े दलित के हितैषी हो गए, भैया तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लो, तुम्हारे को सडनली राइट यहाँ राइट के दलित कहाँ से सूद गए, लेकिन एक एजेंडा है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो वो एजेंडा जो वो बाहर चला रहे थे, वही एजेंडा इनवर्ड भी चलने लग गया। तो यूएसएड के फंडेड लोग और डीप स्टेट के फंडेड लोग वहां पर, स्टैनफोर्ड में एक सेंसरशिप प्रोजेक्ट था, वो उसकी भी अच्छा यूएसएड से फंडिंग रिलेटेड है। वो कहता था तो सेंसरशिप को सेंसरशिप थोड़ी बोलेंगे, फैक्ट चेकिंग बोलेंगे, है ना। अच्छा वो तो उसका तरीका है। हम तो मिस राइट राइट इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को फाइट कर रहे हैं। पूरा एक उन्होंने फैक्ट चेकर नेटवर्क बना लिया, जिसके अंदर इंडिया का भी जाना माना फैक्ट चेकर उसके अंदर फैक्ट चेकर नेटवर्क में था, है ना, जो तो ऑल इस इंडिया तरह की वाला। वर्डिंग में काउच करते थे कि इसको सेल हाँ करना इजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लेबल्स है ना, हम तो ह्यूमन राइट्स, फैक्ट चेकिंग, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस राइट इन्फॉर्मेशन, राइट माइनॉरिटी राइट्स, फाइटिंग फॉर दलित्स, ये सब उनका ये लेबल्स हैं। लेकिन एजेंडा क्या है राइट कि टारगेट सोसाइटी को कैसे अंडरमाइन करना है, हमारे एजेंडा पर कैसे लेकर आना है। तो वही चीज ये अमेरिका में भी करने लगे। ओके तो वही चीज उसके अंदर आप डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन कह के, जो ट्रम्प पहली बार आया तो बहुत बड़ा ये होक्स चलाया गया कि रशिया ने इसको फंड किया है, रशियन डिस इन्फॉर्मेशन फंड किया है, या रशियन कल्यूजन के कारण आया। उसके बाद बाइडेन का बेटा है हंटर बाइडेन, जिसका एक लैपटॉप किसी रिपेयर शॉप से जब्त हो गया, और उसमें सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी ड्रग यूसेज, उसकी माइनर्स के साथ सेक्सुअल थिंग्स, और परहैप्स बाइडेन की भी करप्शन, जिसके अंदर उसको 10% फॉर द बिग मैन करके वो सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें मिल गई। तो उन्होंने क्या किया, मीडिया ने राइट बिफोर द इलेक्शन, बिफोर द 2020 इलेक्शन, जब बाइडेन और उसका ये हो रहा है, मीडिया ने वो पूरी स्टोरी सप्रेस कर दी। नॉट ओनली दैट, सोशल मीडिया, आप ट्विटर के ऊपर भी अगर वो पोस्ट कर देते थे तो आपका अकाउंट बैन हो जाता था। किस चीज के नाम अच्छा पर? मिस इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है, ये ओके रशिया मिस ओके इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। बाद में पता लगा वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो पूरा का पूरा सच था। तो इतना हाल तक कि बाइडेन जाते हुए अपने सन को 2014 से लेकर कोई भी उसने क्राइम किया हुआ है उसके लिए पार्डन कर गया। एनी क्राइम पॉसिबल दैट ही मे और मे नॉट हैव बीन चार्ज फॉर। कितने क्राइम किए होंगे जिस किसने, नॉर्मली पार्डन जो होते थे, प्रेसिडेंशियल पार्डन, वो होते थे कि भैया इसने ये काम किया तो वो गलती से हो गया या उसने सजा भुगत ली है तो उसको उस क्राइम के लिए पार्डन कर दो, ठीक है। नॉर्मली एक स्पेसिफिक केस के लिए आदमी पार्डन होता है कि भी एग्जैक्टली किसी ने एग्जैक्टली किसी को चाटा मार दिया, यार उसने गुस्से में मार दिया, चलो माफ कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि कोई भी क्राइम इसने कमिट किया हो, इंक्लूडिंग मर्डर, एनीथिंग ही कमिटेड ओवर द लास्ट 10 years, 10 years or so ओके 10 years, यानी कि बाइडेन के टर्म में भी नहीं, उससे पहले ट्रंप के टर्म में भी, अच्छा वो सारे के सारे क्राइम माफ उसने बाय डिफॉल्ट माफ करवा दिए। जैसे आपने अभी बताया कि यूएस एड सिर्फ मतलब कि बाहर ही डैमेज नहीं कर रहा था, अंदर भी उसने डैमेज करना शुरू कर दिया। तो एक बात राइट, बताइए, तो जो भी बड़ी कंट्रीज है जैसे चाइना, रशिया, इवन इंडिया भी अपने इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस और बाहर पैसा खर्च करती होगी। तो यूएस एड उनसे डिफरेंट क्यों है? यूएस एड ज्यादा विलेनाइज क्यों कर रहे हैं हम इसे? क्योंकि पैसे का स्केल ज्यादा है। नहीं, एक तो इसका स्केल ज्यादा है। हर कंट्री किसी ना किसी तरह से इंटरफियर करता है। इंडिया तो खैर बहुत इसमें इनेप्ट है, इंडिया 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 कुछ ज्यादा नहीं करता है, लेकिन लेकिन चाइना डेफिनेटली करता है। चाइना जर्नलिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, चाइना और चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन क्या है कि चाइना का स्कोप यूएस एड जितनी पैसा वो नहीं एक तो फैला रहा है, जितना रायता यूएस एड ने फैलाया उतना नहीं फैला रहा है। और दूसरा, चाइना के नॉर्मली टारगेटेड और कवर्ड रहते हैं, जैसे वो जर्नलिस्ट को जाके थ्रेटन करेगा या जर्नलिस्ट को, स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को जाके ब्राइब करेगा। जो यूएस एड का सबसे बड़ी बात है कि एक पूरा इंटरनेशनल रूब्रिक उसने बनाया कि ये देखो, ये पूरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी, बाय द वे, जो वर्ल्ड रैंकिंग्स करते हैं हम, है ना, पूरी दुनिया को हम डेमोक्रेसी का पार्ट पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया का हम डेमोक्रेसी मॉनिटर कर रहे हैं। फ्रीडम हाउस जो डेमोक्रेसी की रेटिंग देता है वो यूएस एड फंडेड है, ठीक है। अच्छा तो आपने आपने कहानी तो ऐसी बनाई है कि हम तो पूरे ऑब्जेक्टिव सिर्फ ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो सच निकल के आता है वो कह रहे हैं कि वो सारा का सारा आपके एजेंडे के लिए चल रहा है, और वो बहुत एक लेफ्टिस्ट एजेंडे के लिए चल रहा है पूरी दुनिया में।
और उसके कारण ये हर देश में भी तबाही मचा रहे हैं और वही तबाही ये अमेरिका में भी ले आए थे। क्योंकि जैसे यूजुअली कि आप सोचेंगे ना कि यूएस अपना पैसा खर्च करके अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है किसी तरह, बट जिस तरह बिल्कुल के खर्चे आ रहे हैं, जिस तरह की स्पेंडिंग्स आ रही है, यूएस अपने इंटरेस्ट को भी नहीं प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट इट इज यूजिंग द नेटिव्स टू अंडरमाइन देयर ओन इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि यूएस टैक्स पेयर मनी, फॉर इंस्टेंस सबसे बड़ा स्कैम तो ये सोचो, billions and of dollars went to illegal immigrants into the US. यूएसएड का पैसा, ठीक ओके है, ओके यूएसएड का पैसा $300 million to some church group for rehabilitation of illegal immigrants. ओके ठीक है, ओके some हाँ 200 some $million for a 5-star hotel in the middle of New York that is actually owned by the Pakistani government to ओके house illegal immigrants in a 5-star hotel. अच्छा ओके हाँ, ये प्रमोट तो किसके ये इंटरेस्ट को कर रहे हैं? हाँ, हाँ किसके इंटरेस्ट में प्रमोट कर रहा है? और एग्जैक्टली एलॉन का तो कहना है कि डेमोक्रेट्स स्विंग स्टेट्स में ये इलीगल्स लेके आए ताकि वो उनको वोटर बना पाए और वो इलेक्शंस को कैप्चर कर ले, राइट? तो अच्छा अभी भी यूएस डेमोक्रेसी को नहीं फर्दर कर रहा है, यूएस डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि आप एक पार्टी को दूसरे पार्टी के ऊपर फेवर कर रहे हैं। तो हर तरह से आपने यूएस को भी अंडरमाइन करना शुरू कर दिया। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है यूएस एड की क्रिटिसिज्म के लिए। तो अभी जैसे मैं थोड़ा सा डिग कर रही थी कि वर्ल्ड बिहाइंड द सीन्स किस तरह से कंट्रोल होता है। मैंने आइसोलेटेड ये प्लेयर्स सुने हैं, डीप स्टेट, सीआईए, बिग फाउंडेशंस, एनजीओ, लेकिन आई एम रियली क्यूरियस कि ये किस तरह से एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहा है विदाउट एनी केओस। क्योंकि आई डोंट नो कि ये कोऑर्डिनेटेड है, कोई डिसाइड करता है एजेंडा और डिसाइड करके टॉप डाउन तक वो एजेंडा फॉलो होता है, क्या होता है, हाउ डज इट वर्क? आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कहा था कि जैसे यूएस मीडिया इतना सिंक में कैसे रहता है हमेशा, राइट सेम एंगल से एक चीज होगी, बल्कि इंडियन मीडिया में भी देखोगे एक एक कोई होगा, चलो सीए के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, सेम स्टोरी को आप एम्पलीफाई कर दोगे, दूसरी स्टोरी किसी और चीज के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल दबा दोगे, ठीक है? तो वो पूरा एक कोऑर्डिनेशन से चलता है। तो एक का कहना था कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो इस नेटवर्क के अंदर है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के एंगल को देखेंगे कि कोई नई चीज आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स उसको किस तरह से कवर कर रहा है, और उसके उसके आधार पर फिर वो औरों को भी कवर करने लग जाएंगे। यानी कि और न्यूज़पेपर उसी आइटम को उस टेम्पलेट के हिसाब से कवर करेंगे। तो ये ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। मैंने सुना कि कुछ फैमिलीज है, फाउंडेशंस है, दे कंट्रोल इट, वो फैमिलीज का ऑयल, फार्मा, इस मनी पे कंट्रोल है, रॉकफेलर हाँ, फैमिली। वो बड़ा, उससे भी बड़ा इशू होल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई अमेरिका से, तो वो स्पेसिफिकली यूएस एड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन और सो कॉल्ड चैरिटेबल फाउंडेशंस रही हैं जो कि सीआईए फ्रंट है। जैसे फोर्ड फाउंडेशन इज अ नोन सीआईए फ्रंट, ठीक है? रॉकफेलर फाउंडेशन, यही फाउंडेशन से जाके आपको मैग्सेसे अवार्ड्स देते हैं। मैग्सेसे अवार्ड इज आल्सो सीआईए अवार्ड। और ये देखो कैसे व्हील्स विद इन व्हील्स चलते हैं। हमने सुना होगा जब वो आम आदमी पार्टी आ रही थी और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एजिटेशन हो रही थी, वो क्या कह रहे थे कि लोकायुक्त, ये लोकपाल की नियुक्ति होगी, ठीक है? लोकपाल करप्शन रोकने का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होगी और सारी सीबीआई वगैरह है वो उसको रिपोर्ट करेंगी, एक अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ डेमोक्रेसी। वाई? उसको अगर आप फाइन प्रिंट देखें, मैंने तब जाके देखा था, some prominent members will be chosen as the governing body of that. How will prominence be decided? People who have received the Magsaysay award are the prominent members. So what does that mean? इसका मतलब कि CIA के जो बॉडीज हैं वो उसमें से एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, and that board will have investigated power over the Indian government sitting in India, funded by the Indian government. अच्छा अच्छा That was the चाल.
इतनी बड़ी हम्म ये पूरी लोकपाल और इन सब की चाल थी। आम आदमी पार्टी जो कि फोर्ड फाउंडेशन एंटिटी है, पूरी फोर्ड हम्म फाउंडेशन फंडेड एंटिटी है, तो हम्म दैट इज द लेवल एट विच दे वर वर्किंग टू मैनिपुलेट थिंग्स। और बांग्लादेश में हम्म तो हमने देखा ही है, बांग्लादेश का वो क्लियर हुआ है, वो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी का जो रिपब्लिक का नाम थी IRI, उसने पूरा सिस्टमैटिकली, इमेजिन, दे एक्चुअली पेड rap music people, they हम्म paid top rap music star, ठीक है, उसके बारे में मैंने एक ट्वीट थ्रेड निकाला, यू कैन गेट द नेम्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट। ओके They श्योर paid the top rap music star to make songs against the government, against the Sheikh Hasina government, अच्छा कि बड़ा क्रांतिकारी काम है, हमको ये नया सिस्टम बदलना है, उसको करना है। प्लस दैट रैप म्यूजिशियन अनाउंस्ड अगर कोई प्रोटेस्ट में अरेस्ट होगा, then he will हम्म pay the legal fees for that person, अच्छा and that legal fee is actually getting funded by America। स्टूडेंट ग्रुप्स को किसको फंड करना है, क्या करना है, पूरा उन्होंने पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हम्म कौन से ग्रुप्स है जिनको हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट राइज करवा सकते हैं, ठीक है, हाँ उनको उनको नेटवर्क कराया, उनको फंडिंग करवाई, ठीक है, हर चीज को करप्ट किया, फ्रॉम पॉप म्यूजिक टू यूट्यूब फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वही सेम काम यूएस भी इंडिया में करने की कोशिश कर रहा था। हाँ यूएस श्योर एम्बेसी ने द देशभक्त करके हैंडल है, हाँ वो बहुत जोर से इंडियन गवर्नमेंट मोदी के अगेंस्ट लिखता है, वो उसको बोलता है वो कोई फंडिंग नहीं ले रहा है वो यूएस एम्बेसी उसको टू ट्रेन अदर इन्फ्लुएंसर्स बुला रही है। ऑब्वियसली यूएस एम्बेसी उसको अनपेड असाइनमेंट पे नहीं कोई कोई जाता है, यूएस एम्बेसी तो वैसे ही पे करेगी, राइट। राइट तो राइट हाँ यूएस एम्बेसी ऑफिशियली उसको बुला रही है कि ये तुम्हारे को ट्रेन करेगा, ये हमारा इन्फ्लुएंसर है जो आपको वायरल होने में ट्रेन करेगा, आपको सोशल मीडिया के लिए ट्रेन करेगा, और उसका अच्छा एजेंडा उसके मीडिया पोस्ट से बहुत क्लियर है कि क्या एजेंडा है। उसी के हिसाब से ये चुने जा रहे थे। अपनी जो जर्नलिस्ट हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहे थे, अभी उसका भी पत्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये तो मैंने सडनली पढ़ा था कि देखते हैं 75,000 मीडिया पीपल को ट्रेन किया उन्होंने या ऑल दीज हाँ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ऑल दीज एनजीओज, जिसमें ये अलग अलग लोग, प्रशांत भूषण इन्वॉल्व है किसी में अरफा खानूम इन्वॉल्व है, किसी में राना अयूब इन्वॉल्व है। वो नहीं, पॉइंट इज अंडरमाइन इंडियन सोसाइटी ना, दे आर टेकिंग पीपल who are trying to attack Indian society, trying to attack Indian government, and they are amplifying them, right, to destabilize government। नहीं तो इन इन्फ्लुएंस को एम्पलीफाई करने का क्या मतलब है कि एल्गोरिदम वगैरह इनको ज्यादा वो करेंगे नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है, ये इनको तो जैसे देवर गिवन प्रोमिनेंट पोजीशंस इन वॉशिंगटन पोस्ट में, कॉलमनिस्ट और ऐसा वैसा चीजें लिखने के लिए, राइट, जो हम्म जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी लोग हैं, उनको उनको अलग अलग तरह से फंडिंग मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको वो करने के लिए, एजेंडा को आगे ले जाने के ये जो सब कुछ हो रहा है इसका एंड गेम क्या है वर्ल्ड डोमिनेशन है just staying rich or something even crazier than this लिए। Well, the thing is, end game is very hard to understand, because if you actually look at the left, you talk to any left communist person, they really don't have a very positive एजेंडा। वो 5 चीजें क्रिटिसाइज करेंगे, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। उनको बोलो आप किस तरह की सोसाइटी चाहते हो, तो उसके बारे में वो चुप होंगे। ऑल दे विल यूज सम जेनेरिक, हाँ हम चाहते हैं इक्वालिटी हो, राइट। उसको वो कैसे मैनिफेस्ट होगी इक्वालिटी, उसके बारे में वो आइदर चुप है, या जो कम्युनिस्ट स्टेट्स रहे हैं वो उनके रोल मॉडल हैं। तो लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखो, पहला स्टेज जो एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का वो है, उस सोसाइटी में आप एक तरह का केओस क्रिएट करो, यू क्रिएट द कंडीशंस फॉर रेवोल्यूशन, कि लोग सोचे कि ये सिस्टम पूरा हमको तोड़ना है, और उसमें कोई भी केओस एलिमेंट जो हो, इंक्लूडिंग इस्लामिक एलिमेंट्स, ऑल दैट कैन क्रिएट वायलेंस एंड केओस इन सोसाइटी, for them that's a positive thing, because that is the thing that is making the conditions ripe for revolution to take place. So in some sense, chaos itself is the agenda. It is also ironic that the very organization that was started to oppose communism itself ended up funding communists and leftists all over the world. स्पेसिफिक्स पे आए इंडिया और इंडिया के अराउंड जो इन्होंने फंडिंग की, जैसे नेपाल के बारे में आप बता रहे थे कि एथीज्म प्रमोट करना, भूटान में डी स्टडीज करना, बांग्लादेश में रेजीम चेंज, इससे किसी तरह से भी यूएस इंटरेस्ट फर्दर नहीं हो रहा है, और जो इंडिया उसका एक एलाई हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया में, आप उसी को अंडरमाइन कर रहे हो, राइट? बिल्कुल, बट यू इफ यू सी
the newspaper coverage from the US, it's all had this very left slant which is constantly attacking India. You know, New York Times, Washington Post, all of these, you will be hard pressed to find one pro India piece in them over the last 10 to 20 years. That slant has always been there, and this is also something that यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में भी कोल्ड वॉर के काफी एक जैसे कहते हैं वैल्यूज, पुराने वैल्यूज और पुराने सोच एम्बेडेड रही है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में, जो कि इंडिया को, बिकॉज कोल्ड वॉर के अंदर वो पाकिस्तान लीनिंग होता था, यूएस इंडिया को सोवियत लीनिंग माना जाता था, और वो बहुत सारी जो उनके डीएनए के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, इवन दो द टॉप लेवल लीडर्स माइट बी मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स इंडिया, but the US State Department DNA has been very anti-India, है ना, तो वो भी चलता रहा है काफी देर तक, और उसका भी यही परिणाम है कि आपको पूरा क्लीन हाउस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में भी करने की, जैसे यूएसएड को किया है, वहां पर भी क्लीन हाउस करने की जरूरत होगी ताकि एक नई सोच आ पाए. काफी सारे ये जो स्ट्रक्चर्स पोस्ट कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर में क्रिएट हुए वो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपकी जो सोच है अभी वहीं पे अड़ी हुई है, और यूएसएड उसी का एक नमूना है, समझ. तो जिस तरह की जैसे $165 मिलियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को गया, मतलब दैट इज सो एबॉमिनेबल. कैसे जा सकता है? मतलब वाज इट लैक ऑफ ओवरसाइट और व्हाट? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जरूरत हो. लैक ऑफ ओवरसाइट की भी बात नहीं है. मैंने यूएस का हमेशा डुअल रोल रहा ही है. सबसे पहले तालिबान को भी तो यूएस ने खड़ा किया था, ओसामा बिन लादेन को भी यूएस ने खड़ा किया था. ओसामा बिन लादेन और तालिबान को उन्होंने फंडिंग दी थी सोवियत यूनियन को फाइट करने के लिए अफगानिस्तान में. फोटो आपको मिल जाएगी ओसामा बिन लादेन की व्हाइट हाउस में, वेयर, और तालिबान की व्हाइट हाउस में, वेयर दे आर इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस as our freedom fighters. हाँ, this is when अफगानिस्तान रशियन सोवियत इन्वेजन हो रहा था, ठीक है. तो इनका बहुत लव है. इसके अंदर भी जो सीरिया में भी इन्होंने आईसिस वाले ग्रुप्स को फंड किया है सीरियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए. तो इनको क्या लगता है कि इस्लामिक ग्रुप्स भी एक तरह से उनको लगता है कि ये लोग हैं जो वायलेंस के केपेबल हैं, डिस्टेबलाइजेशन के केपेबल हैं, तो हमको उनको भी यूज करना है फॉर वायलेंस एंड डिस्टेबलाइजेशन वेरेवर दे कैन, राइट. एक तो ये पक्ष है. दूसरा, ओवरऑल द लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट, देयर हैज बीन अ कोलैबोरेशन विद लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट फॉर अ व्हाइल. सो अ लॉट ऑफ द लेफ्ट लीनिंग विल से कि हाँ हमें जो लश्कर तैयबा का जो चैरिटी फ्रंट था उसको आप फंडिंग कर रहे हो. अभी अनाउंस हुआ है, लेकिन अभी ये मार्जोरी का हमको वीडियो भी प्ले करना चाहिए, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि उसके बारे में वो दे आर गोइंग टू डू अ फुल इन्वेस्टिगेशन इनटू that aspect of it. What we have learned here today is that USAID has been used as a tool by Democrats to brainwash the world with globalist propaganda to force regime changes around the world. But if USAID funded terrorism that resulted in the death of Americans, then this committee will be making criminal referrals. Lastly, if this is the funding that has come from the USAID, the United States Agency for International Development needs to be abolished. But what we want to expose is $164 million going to radical organizations, $122 million of it to organizations that have aligned or at least tied to terrorists. Could you elaborate a little bit on the mechanisms in place that are to stop foreign aid from going to terrorist groups, and why are they not working if we have any in place? Sure. And I would note that these are, you notice, these are terrorist weaponry. You see some AKs, SKSs, some snipers, some clips, some clip carriers, probably made in China. And I believe these are small landmines here beside right there. But for years, the Democrats have turned USAID into their personal slush fund, funneling billions of our hard-earned tax dollars into a cesspool of left-wing propaganda, all masquerading under the guise of charitable aid. What about spending $70,000 for the production of a DEI musical in Ireland? Is that a reflection of American ideas in action? Yes or no? Yes. If you really believe in promoting DEI, I've got about 20 seconds left, then
in giving jobs to somebody based on their minority status or the color of their skin or their sexual proclivities. You might want to consider stepping down from your job and giving it to somebody who has more minority points than you do. Well, if that were what With that, DEI I'm is yielding. about, My time maybe is I over. would, but it's I'm not what yielding. it's about. I think what the chairwoman's been trying to do through these hearings is try to ensure that American taxpayer dollars are protected and used to the betterment of American citizens and our interests here in our country, and they're not wasted. Much of this funding we're realizing now, as Mr. O'Neill has pointed out, we're uncovering is the world's largest money laundering scheme in history. And so I would like to think that if these kind of things were put to a vote, that our friends on the left wouldn't vote to support a pickle maker in the Ukraine or to have transgender operas in other countries. Bureaucrats think they know better. Guess what? We're going to create transparency across all of government. And that is what President Trump is doing through Elon Musk. Elon Musk has been asked by the president to serve, and he is going to bring transparency not just to USAID, to every single nook and cranny of the government, because that is what the American people want. And it's 2025, we have the ability to do that. कि यूएसएड को यदि एबॉलिश करते हैं तो यूएसएड ने अच्छे काम भी कुछ किए ही हैं. ठीक है. सो आपका क्या वो रहेगा कि यदि हम जो खराब कामों की लिस्ट को निकाल दें और अच्छे काम उनके देखें, क्योंकि यदि एबॉलिश करेंगे तो फिर भी यूएस ने अपना जो कंट्रोल है सारे वर्ल्ड में रखना ही है, वो किसी और नाम के नीचे रखेगा, फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, पहली बात तो क्या है ना कि जो सो कॉल्ड अच्छे काम है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट असिस्टेंस दो. ये बीजेपी सरकार भी जब से आई है वो एनजीओ की फंडिंग, एफसीआरए फंडिंग के ऊपर एक नजर डाल रही है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रहे हो तो उनके प्रोटोकॉल से वो यूज हो रही है. जब आप एक प्राइवेट एनजीओ को फंड कर रहे हो दूसरे देश में जाकर, तो वो नाम उसका चैरिटेबल है, कहने को वो लोकल समाज की सेवा में लगी हुई है, लेकिन एजेंडा वो आपका चला रही है. तो वो हमेशा टारगेट सोसाइटी को किसी ना किसी तरह से अंडरमाइन कर रही है, क्योंकि आपकी वैल्यूज उस सोसाइटी में जाके वो थोप रही है और आपका एजेंडा वो चला रही है. तो मुझे लगता है कि अगर आपने एड देनी है, वाकई आपका एड का इंटरेस्ट है और आप गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फंड करने की, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हो किसी कंपनी का, तो इतने आपके टेंडर होंगे, प्रोसेस होगा. आप कहोगे कि ये मेरे को ब्रिज बनाना है, ये मेरे को रोड बनानी है, कौन मेरे को बेटर वैल्यू दे रहा है, उसका ज्यादा सिस्टमैटिक प्रोसेस है. जबकि ये एड डिस्पर्समेंट का सिर्फ आपका जो क्रोनी नेटवर्क है वो ही उससे सर्व हो रहा है, उससे कोई किसी का भला हो रहा है बहुत हद तक, वो उसमें कोई जरूरी नहीं है. मतलब जब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करते हो तो वो फंडिंग जो है प्रॉपरली वेट होगी, और वो प्रॉपरली वेट होगी, और ऊपर से जो दूसरी गवर्नमेंट है उसका सिस्टम्स है, उसके थ्रू उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो होगी. एनजीओ की तो कोई प्राइवेट है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है. उसको आप कितना ऑफिसर को दे रहे हो, कितनी उसकी सैलरी दे रहे हो, एवरीथिंग कैन बी डिसाइडेड बाय द एनजीओ ओनली. एनजीओ चले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्राइवेट पैसा रेज करे. तभी हिलरी क्लिंटन के लिए गवर्नमेंट से मिलना रेलेवेंट नहीं था, वो प्राइवेट एनजीओ से ही मिलके चली गई. हाँ, वही तो एग्जैक्टली, बिकॉज वही उसका इन्फ्लुएंस नेटवर्क है. हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स भी लीक हुई थी विकीलीक्स में, और उसमें भी यही तथ्य आए थे सामने कि किसी और कंट्री की वो बात कर रही है, मुझको याद नहीं, मैंने ईमेल्स पढ़े थे जाके वो वाले, तो उस करके भी हमारा वहां पे नेटवर्क है इस एजेंडा के लिए, उसको एक्टिवेट करो. अच्छा. जैसे ये लिबिया को भी इन्होंने जब अटैक किया, गद्दाफी को अटैक किया, तो क्या करते हैं, हर कंट्री में आप अपने ह्यूमन राइट्स की फाइल इकट्ठी करते रहते हो. और सदाम हुसैन जो अटैक किया इन्होंने, अब तक सदाम हुसैन इनका आदमी था, ठीक है, तो वो जो भी कर रहा था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सडनली डिसाइड किया कि हमको अटैक करना था, यार फाइल खोलना उसकी ह्यूमन राइट्स की, है ना, लेकर आओ. वही ह्यूमन राइट्स आपको 1 साल पहले आपको कोई चिंता नहीं दे रहे थे, लेकिन आप पूरी अपनी वो कर रहे हो, इंटेलिजेंस कर रहे हो कि अब आपको ये फाइल खोलने का टाइम आ गया, अब आपको बताते हैं आपके क्यों ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम है. तो हम अपनी वॉर को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि द ह्यूमन राइट्स फाइल, द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर वेपन्स ऑफ वॉर, they are weapons of propaganda, right? When you are ready to weaponize them, they get weaponized for your war. So all the while, even when you're projecting that person as your friend, आप उसके लिए डेटा तो आप पूरा इकट्ठा कर रहे हो कि जब आपको
जब जरूरत होगी तो उसकी फाइल चिट्ठा खोल लेंगे। अच्छा, जैसे इंडिया में वो डेटा आया कि $21 मिलियन इसके लिए खर्च हुए वोटर टर्नआउट के लिए। राइट। तो आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट उसके बाद जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, गवर्नमेंट क्या इनफ कर रही है या ऐसा है कि हमाम में सब नंगे ही हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि सरकार एनफ कर रही है। उस सरकार को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दो प्रकार के एड दे रही है यूएस एड भी, जैसे कि कई सारे ट्विटर के ऊपर लोग डाल रहे थे कि देखो यूएस एड ने इस गवर्नमेंट स्कीम के लिए पैसा दिया, उस गवर्नमेंट स्कीम के लिए पैसा दिया। वो अलग प्रकार का है ना। मैंने तो बोला कि गवर्नमेंट एड दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गवर्नमेंट है जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करना चाह रही है, लेट्स से एनवायरमेंटल प्रोग्राम, गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आपने उसको सपोर्ट के अंदर पैसा दे दिया अपनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज बढ़िया करने के लिए, आप करिए। लेकिन जब वही पैसा आप प्रशांत भूषण के ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो, ठीक है, जो आप अंडरमाइन करने के एजेंडा को आगे लेके जा रहा है, तोड़ने के एजेंडा को आगे लेके जा रहा है, तो फिर वही पैसा गलत तरह से उपयोग हो रहा है। कि जब तक ये यूएस एड का डेटा नहीं आया था तब तक सारे सोरोस डीप स्टेट चिल्लाते थे, और जैसी सबकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है कि इसने भी पैसा लिया, उसने भी पैसा लिया, तो इट्स लाइक कि तब से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कुछ खास एक्शन नहीं है। क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे यूएस एड किनको मिला था, हम उनको शट डाउन कर रहे हैं क्या? नहीं, उसकी जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बल्कि एक और मजेदार बात है कि सोरोस ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। सोरोस ने क्या काम किया था, वहां पे जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अटॉर्नी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, सिटीज के अंदर होते हैं जैसे, तो वो जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उसको आप इलेक्शन होते हैं वहां पर, उसके डीए, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, सोरोस ने बहुत पैसा दिया था उन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिसके कारण क्राइम अमेरिका में बहुत बढ़ा भी है। क्योंकि अगर प्रोसिक्यूटर आप ऐसा ले आओगे जो क्राइम को प्रोसिक्यूट ही नहीं करेगा, तो उसमें आपने लॉ जो भी बना दिया, लॉ एनफोर्स जो करने वाला है, जो केस लाने वाला है, पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती। पुलिस ने पकड़ लिया जैसे, उसके बाद केस तो जो जज के सामने बनेगा वो बनाएगा ना, प्रोसिक्यूटर बनाएगा केस कि देखो इसको इतनी सजा होनी चाहिए। अगर प्रोसिक्यूटर आपका है जो केस ही नहीं बनाएगा, तो आपको कुछ भी आप करवा सकते हो। तो वो उसने एक पूरा नेटवर्क बनाया था उनको फंड करने का और जिताने का। बाद में पता लगा कि उसने अपना पैसा भी उसमें बहुत कम डाला था, वो भी यूएसएड से फंडेड था, यानी कि सोरोस का पैसा भी नहीं है। सोरोस ने सिर्फ शेल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसमें थोड़ा सा उसको सीड करने के लिए पैसा दे दिया, फिर वो यूएसएड के पैसे से सारा काम कर रहा था। अच्छा, मैं पढ़ रही थी कि जिस तरह से पैसा आता है, तो एक तो एनजीओज के थ्रू आता है, एक जो रिच बिलियनर्स वगैरह हैं उनके थ्रू आता है, और एक उन कंपनीज के थ्रू आता है जो जिनकी यूएस में एक बड़ी मार्केट है, जैसे इन्फोसिस और भी जो टेक कंपनीज इंडिया की है। इसके बारे में आप थोड़ा बता सकेंगे? नहीं, उनके थ्रू पैसा आता है ये जरूरी नहीं, लेकिन उनसे भी इन्फ्लुएंस आता है, ये तो है ही। इंडिया के अंदर जैसे सीएसआर फंडिंग है, बाहर की कंपनी आई हुई है, तो वो सीएसआर फंडिंग के थ्रू किस किस को पैसा दे रही है, बहुत सारी यहाँ टेक कंपनीज, मिशनरीज को भी पैसा दे रही हैं वो फैलाने के लिए, जो बाहर से आई हुई है कंपनी। अगर आप इंडिया की कंपनी है जो कि सर्विसेज कंपनी है, आपको यूएस से सारा बिजनेस आ रहा है, so now you are also beholden to the US in some ways, तो तब भी आप यूएस के एजेंडा को हो सकता है आगे लेके जाओ। और काफी आश्चर्य की बात है कि ये काफी प्रोमिनेंट हमारे इन्फोसिस और लोग वो यूएस के फोर्ड फाउंडेशन और इस सब में भी और चीजों में भी एक्टिव रहे हैं, जो जानी मानी डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है। और यदि वो एजुकेशन में भी किसी चीज को बढ़ावा देते हैं तो क्रिश्चियन स्कूल्स को ही देते हैं। अभी मैंने अदानी का भी देखा था। हाँ, वही हो जाता है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, और आपको बिजनेसमैन को भी पता है मेरे को इसी उसको फंड करना है ना, उससे बाहर नहीं जाना है, तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता रहता है। तो इस तरह से यूएस एड अगर काबू में आता है, और ये जो पूरा नेक्सस है, सिर्फ यूएस एड नहीं है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं बहुत जो फंड करती हैं। तो अगर वो मुझे लगता है कि सरकार को ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, और सरकार इस मामले में सब नंगे है, वो तो सही है, क्योंकि वो बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा मिला होगा, ये यहाँ के मिनिस्टर्स को भी किसी तरह पैसा मिला होगा जरूर। जैसे केजरीवाल की लाइन थी, सब मिले हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम केजरीवाल का ही है। एंड मोर सो आप जिससे भी पूछ लो, जो भी एक सर्टेन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका बच्चा यूएस पढ़ने गया हुआ है। जब आप इतने इंट्रेंच्ड है तो आप फिर आप उनसे पंगा भी कैसे ले सकते हैं? नहीं,
बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो काफी सिक्योरिटी रिस्क भी है। राइट। क्योंकि आप किसी जज को ब्राइब करने की जगह सीधा पैसे देने की जगह आप कहते हो कि आप ये हमारा काम कर दो और हम आपके बेटे को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, ठीक है? एग्जैक्टली। या आईएएस या टॉप ब्यूरोक्रेट के ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर को बोल सकते हो। साइड तो चलिए गया, तो यदि आपको हम अभी डोगे का चेयरपर्सन बना दे तो आप नेक्स्ट कौन से आपके एजेंडा में होंगे? डोगे का इंडिया में या डोगे का यूएस में? मेरी तो ड्रीम ये है कि एक डोगे इंडिया हो, अच्छा, तो कौन से डोग आपके इंडिया हो, क्योंकि कौन से इंडिया में उससे भी ऑर्गेनाइजेशन आपके आउट। एजेंडा में? हाँ। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जो क्या बुरा हाल है। मेरे एक कजन थे जो कि हम्म। भाखड़ा नंगल डैम में लगे हुए थे, ठीक है? और ये मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं उनसे मिलने गया और वो सिविल इंजीनियर हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम बने हुए तो 20 साल से ऊपर हो चुके थे जब वो वहां पे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा जी सिविल इंजीनियर का क्या काम है अब भाखड़ा नंगल डैम में? तो उन्होंने सीधा कहा जी कोई काम नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो पेचेक ले रहे हैं, सरकार पेचेक दे रही है और उसको भी पता है कोई काम नहीं है, लेकिन एक पोजीशन है, वो नियुक्त है, उसके ऊपर वो आते हैं, सिविल इंजीनियर है, कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा। तो जितना वेस्ट हमारी सरकार में है उतना शायद कहीं भी नहीं होगा। और नॉट ओनली दैट, एक एलॉन ने बहुत अच्छी एक बात कही कि जो नेट जो सरकार है वो एक नेगेटिव प्रोडक्टिविटी टूल है। यानी कि सरकार का काम ही है कि प्रोडक्टिविटी को रेगुलेट करना या कम करना। अच्छा। तो जितनी बड़ी सरकार होगी उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो इट्स अ नेगेटिव, कहीं ना कहीं वो घुसी हुई होगी। हाँ, कहीं ना कहीं घुसी होगी और किसी ना किसी को बोल रही होगी ये नहीं करना तुमको। तो जितनी बड़ी सरकार होगी उतनी आपकी नेट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका। वो कह रहा है कि मैं जब सरकार से इतने लोगों को फायर कर रहा हूं, मैं नेगेटिव इम्पैक्ट से मैं चाह रहा हूं कि वो जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए, कोई काम करें प्राइवेट सेक्टर में जाकर। और इंडिया के लिए तो ये बिल्कुल ही सही है, बिकॉज इंडिया में कभी भी बड़ी सरकार नहीं रही है। कभी भी हमारे राजा महाराजा होते थे, ये वो, उनके ना एजुकेशन डिपार्टमेंट होते थे, ना कोई ये अलग अलग ये जो डिपार्टमेंट्स हमने खड़े किए हैं कभी होते ही नहीं थे। ये वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, ये सरकार का कोई काम नहीं है। इसके अंदर समाज का काम है। सरकार का एक काम है कि अपने बॉर्डर्स को सेफ रखे। सरकार का काम है कि जो पब्लिक वर्क्स हैं, सड़कें वगैरह इंश्योर करे कि वो बने, सिटी प्लानिंग करे, उसके बाद प्राइवेट लोग उसको बनाए। तो सरकार का रोल मिनिमम प्लानिंग, रेगुलेटरी रोल की जरूरत है, ठीक है? और इतनी सारी चीजें सरकार को करने की आवश्यकता ही नहीं है जो वो आज कर रही है। बल्कि पुराने टाइम में लैंड रिकॉर्ड्स भी प्राइवेटली मेंटेन होते थे। हाँ, एक पर्टिकुलर लोग होते थे जिनका लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम होता था और उनकी रेपुटेशन के हिसाब से ही चलता था सब कुछ। तो वो गलती इसलिए नहीं करते थे बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाए। ओके, ओके। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाँ, वो और क्या है कि हमारा जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव एकेडेमिया है वो ऑनर को अटैक करता है कि देखो देखो ऑनर कितनी खराब चीज है, उसको भी इन्होंने बैड वर्ड बना दिया है। लेकिन आज भी हमारा सरकार जो समाज है वो लाज से और कि लोग लाज के उस सब के कारण चलता है। मैं किसी से बात कर रहा था वो कि भी कि तुम करप्शन करोगे या नहीं करोगे, वो कह रहा था मेरे को लगता है मैं करप्शन अगर करूंगा तो मैं अपने पिताजी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, है ना? अच्छा। तो वो जो लोक लाज है जिसमें है उसका अंदर होना ज्यादा चांस है, ज्यादा चांस है, ज्यादा सस्टेनेबल होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो समाज में ज्यादा सस्टेनेबल चीज है। राइट। और हमारा समाज उस पर ही आधारित है। अगर आपको अपने आप से अंदर से ही लगे कि ये गलत काम है, आपको समाज में लगे कि मेरा यश कम होगा ये काम करने से, ठीक है, तो वो एक रेगुलेटरी सिस्टम बन जाता है जो कि बाहर के डंडे के रेगुलेटरी सिस्टम से ज्यादा सक्षम है। क्योंकि आज क्या है, भारत में समझ लो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पुलिस इज नॉन एग्जिस्टेंट। आपने अगर पुलिस स्टेशन में जाके कभी रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कोई चीज चोरी हो जाए कि एक्सपेक्ट करना कि पुलिस उसको ढूंढेगी, उसका 0 चांस है, ठीक है? तो अगर 0 चांस है इसका मतलब पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिए। अगर हमारे लिए नहीं करती तो बिल्कुल जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं करती। तो फिर चल कैसा रहा है समाज? यानी कि बिना पुलिस के समाज चल रहा है, बिना पुलिस के चल रहा है। अगर पुलिस के चल रहा है तो कैसे चल रहा है? वो इसके आधार पे चल रहा है कि हम गलत काम नहीं करना चाहते। हमको लगता है हम गलत काम करेंगे, हमारे पेरेंट्स को पता लगेगा, उनको कैसा लगेगा, है ना?
हमारे फ्रेंड्स को पता लगेगा, उनको कैसा लगेगा, है ना। तो वो सब जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उससे समाज चल रहा है, उसी को ही ये प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी अटैक करती है। और वो स्टेट को हर जगह घुसाना चाहते हैं। और वो कहती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप अदर देन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। पेरेंट भी ठीक तरह से चाइल्ड की अपब्रिंगिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अंदर भी हम स्टेट को घुसाएंगे। यूरोप में बहुत जगह वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आके ले जाएंगी। यूएस के अंदर अभी ये ट्रांस आइडियोलॉजी में हो रहा था कि पेरेंट्स को बताना भी जरूरत नहीं, स्कूल में हम ट्रांजिशन भी करा देंगे बच्चे का, पेरेंटल कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी स्टेट घुसा दिया, स्टेट ही उनका समझौता करेगा, स्टेट ही उनको बताएगा कि किसको क्या हिस्सा मिलेगा, सब कुछ स्टेट करेगा आके। तो आप फैमिली को इरेलेवेंट कर रहे हैं, आप फैमिली को हर संबंध को इरेलेवेंट कर रहे हो। भाई बहन का कोई संबंध, माँ बाप का कोई संबंध नहीं है ना, और पति पत्नी का कोई संबंध नहीं, सिर्फ आप एक इंडिविजुअल हो और एक स्टेट है, और यही एक रिलेशनशिप है। नो अदर रिलेशनशिप इज मान्य, है ना, जो कि आपके एक बहुत करोसिव। और उसी तरह से ये जो पूरा आइडियोलॉजी है जिसको यूएसएड ने भी भरा, वो हर तरह से समाज को जाकर तोड़ती है। तो आपके ख्याल से जब तक एलॉन और ट्रम्प टॉप पे हैं, इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना हाउस क्लीन करने की? हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे को भी उसी प्रकार के लीडर चाहिए जो कि एक साहस ले गए, साहस से आगे बढ़े, डरते डरते न रहे चूहों की तरह बिल में घुस के, साहस से काम करे। अमेरिका इतने सारे इलीगल लोगों को निकाल रहा है, हमने कितने निकाले? मौका है उसके ऊपर काम करने का। मतलब मुझे इस चीज का याद आती है कि जब अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट भी दिया, तब भी उसने एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को ही टैग किया रादर देन मोदी या अमित शाह को। दैट्स सच अ सैड वो कि लोग उन पे ज्यादा भरोसा है रादर देन अपने सिस्टम पे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक फाइनल क्वेश्चन है कि जो इतना यूएसएड ने मेहम क्रिएट किया, रेजीम चेंज किए, प्रॉक्सी वॉर्स किए, टेरर वो किया, क्या वर्ल्ड यूएस के अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकता है? जैसे उसने बोला कि यदि अमेरिकन लाइफ की गई होगी तो डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट सूट फाइल होना चाहिए, जो आपने वीडियो शेयर किया था। तो जो हमारे को डैमेज हुआ या बाकी कंट्रीज में डैमेज हुआ, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो यूएस को ही एक्शन लेना चाहिए, और उसके बाद हर देश को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पैसा गया, कौन लोग हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, और बिल्कुल इसके बारे में कार्रवाई होने आवश्यक है। ठीक है, चलिए ठीक है संक्रांत जी, बहुत ही मजा आया और डिटेल में हमने डाइसेक्शन की इस टॉपिक की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। या सो यूएसए जो है वो एक ऑलमोस्ट एक कॉर्नरस्टोन रहा है अमेरिकन सॉफ्ट पावर का फॉर ओवर 6 डेकेड्स, जिसमें उसने एड भी डिलीवर की और उसने एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो की टू अपना यूएस का इन्फ्लुएंस दुनिया में रखने के लिए, और वर्ल्ड की परसेप्शन यूएस वैल्यूज के बारे में उससे बनी। बट आज की स्टेट में यूएस एड का जो फ्यूचर है दैट इज इन अनसर्टेनिटी। श्योर नहीं है कि ये डिसॉल्व होगा या ओवरहॉल होगा, बट जो भी होगा, बिकॉज इस एड का स्केल इतना ज्यादा है एंड ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही इसके चपेट में थी, अलग अलग चीजों के उससे, रेजीम चेंज, एथीज्म, डीई, एलजीबीटीक्यू, मतलब यू नेम इट एंड इट वाज, ऑल द नॉनसेंस थिंग्स यू नेम इट एंड इट वाज, इस्लामिक टेररिज्म इवन, जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। बट प्रोबेबली अब ये सारी चीजों को यदि पैसा कटता है तो probably the world will become a better place for anybody, for all of us. And in a way, I would say that the coming of Trump is like the era of common sense and dharma, in fact, starts. क्योंकि कभी कभी लगता है कि यदि आप किसी और का नुकसान कर दो, कहीं और chaos क्रिएट कर दो, तो उसी का नुकसान हो रहा है। बट लाइफ डज नॉट ऑपरेट लाइक दैट। आप किसी और का नुकसान कर रहे हो, किसी और का क्योस क्रिएट कर रहे हो, तो वो जो आइडियोलॉजीज और वो जो नॉनसेंस चीजें आपने दुनिया में फैलाई हैं, वो आपके अंदर चौखट में भी आएंगी ही आएंगी। सो इट्स नॉट अ जीरो सम गेम, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप वर्ल्ड का यहाँ बैलेंस खराब करोगे तो कभी ना कभी आपके पास भी आएगा ही आएगा। सो लेट्स वॉच इट कि क्या इसकी फेट रहती है। कमेंट्स में आप प्लीज लिखिए कि क्या होगा।
एंड इसके क्या repercussions हो सकते हैं. And please like and subscribe and see you next time. Okay, bye bye.